हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीबी के मॉड्यूल बी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पीपीबी मॉड्यूल बी। आई हैव ऑलरेडी कन्वेड टू यू गाइस कि मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एंड अगर आप तैयारी करो जेआरबी के लिए तो मेक श्योर कर लो कि मॉड्यूल बी से तो सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एवरी सिंगल टॉपिक इज टू बी कवर्ड एंड मॉड्यूल बी पीपीबी से रिलेटेड कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं अपने चैनल में, ठीक है। तो व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा, उसमें ऑलरेडी मैं उसका पीडीएफ फाइल का लिंक शेयर कर चुका हूं। मेक श्योर कर लेना कि आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को देखिएगा एंड तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग ऑल फाइन। तो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि बैंक एक्स वाई जेड है, राइट। अब एक्स वाई जेड बैंक है या कोई भी बैंक है, अब वो बैंक क्या करेगा? बेसिकली लोन देगा, ठीक है। तो जब भी कोई बैंक लेंडिंग करता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर बैंक जो है या तो सिक्योरिटी ऑब्टेन करेगा या सिक्योरिटी ऑब्टेन नहीं करेगा, यानी कि या तो लोन सिक्योर्ड लोन होगा या फिर अनसिक्योर्ड लोन होगा। एंड अगर बैंक एक सिक्योर्ड लोन देता है, लेट्स से एक्स वाई जेड बैंक है, इसने लोन दिया पर्सन ए को और इसने एक कोलेटरल रख दी है, राइट। एक कोलेटरल रख दी है। तो एक कोलेटरल अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? व्हाट टाइप ऑफ चार्ज विल बी क्रिएटेड? एनीवन? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है तो कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाएगा? इट विल बी द मॉर्टगेज। तो इन दैट केस जो चार्ज रहेगा वो मॉर्टगेज का चार्ज होता है जो क्रिएट किया जाता है। जबकि कौन सा केस है? व्हेन इट इज अ केस रिलेटेड, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, राइट। तो इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे कि बैंक चार्जेस क्यों क्रिएट करता है। क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी ऑब्टेन करनी होती है। सिक्योरिटी या कोलेटरल कभी भी हम ये कंसीडर नहीं करते कि अगर कोलेटरल है तो हम बिना उस लोन की जांच पड़ताल किए हुए लोन सैंक्शन करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। दैट इज नेवर द केस। बैंक जो है स्ट्रीम ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स की तरफ ध्यान देखता है कि इनफ्लो कितना है फंड्स का, आउटफ्लो कितना है। उसके हिसाब से ही बैंक जो है वो पैसे देता है, अदरवाइज बैंक वॉन्ट बी लेंडिंग मनी, राइट। चलिए, अभी हम टाइप ऑफ चार्जेस को समझते हैं। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। लाइक फर्स्ट इट्स रिलेटेड टू द असाइनमेंट, देन इट्स हाइपोथिकेशन, थर्ड इट्स अप्रोप्रिएशन, लियन, fourth one, and pledge and right of set off, and further mortgage, right? So these are the different type of charges that we are talking about and जिनके बारे में हमने डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले हम असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट? असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक द केस कि आपके पास एक पॉलिसी है, राइट। यू आर हैविंग अ एलआईसी पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है। नो, दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम। वाई एक्शनेबल क्लेम? क्योंकि ये पैसा आपको फ्यूचर में मिलना है। सो इट्स अ एक्शनेबल क्लेम, जिसमें पैसा या तो आप जमा करवा रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो एंड एक अमाउंट आपको मिलेगा। लेट्स से आपने पॉलिसी जो कराई थी, आज की डेट में उसकी सरेंडर वैल्यू जो है, डेट्स लेट्स से 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की उसकी सरेंडर वैल्यू है। एंड बैंक कहता है कि 30% मार्जिन क्रिएट करना है। तो बैंक आपको आज की डेट में उस एलआईसी पॉलिसी के सरेंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट 7 लाख रुपए का लोन दे सकता है। अब इस पर्पस के लिए एक चार्ज क्रिएट किया जाएगा, डेट इज सेड टू बी द असाइनमेंट चार्ज। असाइनमेंट चार्ज क्या होता है? ये बेसिकली एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर देता है। जो आपको लेट से जो या तो एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है, उस चार्ज को आपको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। फंड्स आपको पहले ही प्रोवाइड करवा देता है। दैट्स अ एक्शनेबल क्लेम। उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। क्लियर है? यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब ट्रांसफर जो होता है, क्योंकि लेट्स से ए पर्सन के नाम में ये एलआईसी पॉलिसी थी, अब उसने इस पॉलिसी को असाइन करना है लेंडर के नाम में, यानी कि बैंकर के नाम में। तो जो पर्सन ए कहलाएगा, दैट इज सेड टू बी असाइनर। तो ये पर्सन ए को हम क्या कहेंगे? वी से द पर्सन ए टू बी असाइनर। और लेंडर को हम क्या कहेंगे? वी विल बी सेइंग द पर्सन लेंडर टू बी असाइनी, राइट। एंड अगर ये डिफाइन किसमें है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड। दिस इज डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर कोई आपका क्लेम है या फिर कोई पैसा आपने किसी को दिया था,
तो आप उस पैसे को आगे क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं टू सम अदर पार्टी। सो जो भी राइट्स होंगे, जो भी रेमेडीज होंगे, वो अब ट्रांसफरी के पास चले जाएंगे। यानी कि ये पॉलिसी अब किसके पास चली है, लेंडर के नाम पे हो गई है। जब भी ये मैच्योर होगी तो पैसा किसके पास आएगा, पैसा आएगा असाइनी के पास। तो इस चीज से रिलेटेड एक नोटिस जो है पर्सन ए को भेजना पड़ेगा एलआईसी को कि मैं ये चार्ज जो है फर्दर आगे देना चाहता हूं। उसके रिलेटेड एक नोटिस जो होता है वो देना जरूरी होता है, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ट्रांसफरी जो होता है यानी कि जिस पर्सन को चार्ज मिला है, यानी कि जो असाइनी है, वो एक एक्शनेबल क्लेम ले लेता है एंड उसके बदले में उसने पैसे दे दिए हैं। लाइक असाइनमेंट और किसकी की जा सकती है, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की जा सकती है, बुक डेप्ट्स की असाइनमेंट की जा सकती है, राइट। तो सेक्शन 130 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो कहता है कि ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो कि साइन किया जाएगा ट्रांसफर के द्वारा या उनके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि असाइनमेंट जो होती है ना, वो राइटिंग में होती है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन राइटिंग। एंड उसके ऊपर साइन होंगे, किसके, असाइनर के साइन होने जरूरी है। यानी कि अगर मैं बैंक केस ले रहा हूं, आप लोन लेने वाले हो, तो असाइनर यानी कि जो बोरोर है उसके साइन होंगे। एंड एक कंडीशन ऑफ कंसीडरेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि अगर आपने असाइनमेंट करना है किसी प्रोसीड्स का, उसके लिए कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक चीज को समझिएगा कि ड्यू नोटिस ऑफ असाइनमेंट देना पड़ता है। सो हम बेसिकली क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। लेट्स से पर्सन ए है, यहां पर पर्सन ए की पॉलिसी है, एलआईसी पॉलिसी है, अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बनती है। सो यहां पर एलआईसी क्या बन गया, एलआईसी विल बी द डेटर, ये बन जाएगा डेटर। एंड ए क्या बन गया, ए विल बी द क्रेडिटर। ए क्रेडिटर हो गया क्योंकि इसने पैसे लेने हैं एलआईसी से। अब दूसरी तरफ है XYZ बैंक, जिससे इसने पैसा लेना है, तो ये असाइन कर देगा इस पॉलिसी के जो राइट्स हैं उनको असाइन कर देगा टू द बैंक, और एक नोटिस दे देगा। नोटिस दे देगा किसको, ड्यू नोटिस ऑफ असाइनमेंट विल बी गिवन टू द डेटर, डेटर को दिया जाएगा, ताकि डेटर जो है वो लायबल हो जाएगा किसको, असाइनी को लेकर के। यानी कि फिर एलआईसी की लाइबिलिटी जो है वो ये नहीं रहेगी कि इसने ए को पैसा देना है, वो खत्म हो जाएगी। अब इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि इसने पैसा किसको देना है, इसने असाइनी को आगे पैसा देना है। एंड फर्दर इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, यानी कि एलआईसी इस चीज को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई हमने इस चीज को अब समझ लिया है, राइट। एंड इन केस मान लो असाइनर रिफ्यूज कर देता है कि हमने नोटिस नहीं देना, तो उस केस में असाइनी भी इवन ये नोटिस दे सकता है टू द डेटर। यानी कि ड्यू नोटिस ऑफ असाइनमेंट इन केस अगर असाइनर, ये पर्सन ए असाइनर है, इन केस पर्सन असाइनर रिफ्यूजेस कि भाई मैंने ये नोटिस नहीं देना है डेटर को, तो उसके केस में जो XYZ है यानी कि जो असाइनी है, वो भी ये नोटिस ऑफ असाइनमेंट आगे फर्दर दे सकता है टू द डेटर। और असाइनी स्यू भी कर सकता है डेटर को अपने नाम में, बिना कोई कंसेंट लिए हुए असाइनर से, अगर कुछ दिक्कत आती है आगे जा करके, राइट। सो दैट्स द केस ऑफ इट। सो दैट इज द केस ऑफ द असाइनमेंट, इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। तो वी रेड ऑल अबाउट द असाइनमेंट। तो एसेंशियल फॉर्मेलिटीज क्या थी कि इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना जरूरी है, दैट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी पार्ट। ठीक है, वो एक मैंडेटरी पार्ट समझ लो कि राइटिंग में होना जरूरी है, कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और नोटिस और टू डेटर जो है दैट इज मस्ट, दैट इज एक्चुअली मस्ट। ठीक है, तो असाइनमेंट जो हो सकती है वो लीगल भी हो सकती है, वो इक्विटेबल असाइनमेंट भी हो सकती है। लीगल असाइनमेंट जो होती है वो बेसिकली एब्सोल्यूट ट्रांसफर होती है कि एक्चुअल में जो राइट था वो ट्रांसफर हो चुका है टू द असाइनी एंड वो राइटिंग में होती है, राइट। सो दैट्स द केस। ना उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द हाइपोथिकेशन। ना हाइपोथिकेशन क्या होता है, लेट्स टेक द केस कि यहां पर है एक बोरोअर जिसने स्टॉक परचेज करना है और स्टॉक के लिए उसको पैसा चाहिए। अब ये चला गया है बैंक के पास, XYZ बैंक ने इसको साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए, एंड XYZ बैंक ने इसको लोन दे दिया। अब चार्ज क्या क्रिएट किया गया, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया। नाउ इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन जो ओनरशिप होती है वो भी बोरोअर के पास रहती है, एंड जो पोजेशन होता है, राइट, दैट इज आल्सो विद द बोरोर, वो बोरोर के पास ही रहता है, राइट। इन केस अगर बोरोर डिफॉल्ट करता है तो फिर उस सिनेरियो में जो हाइपोथिकेशन है वो प्लेज में कन्वर्ट होती है, यानी कि फिर पोजेशन जो है वो बोरोर से लेंडर के पास चला जाएगा, राइट। वो सिनेरियो बनता है। लेकिन जब तक
डिफॉल्ट नहीं किया है, जो पोजेशन है, ऑनरशिप है, दैट रिमेन्स विद द बोरर, वो बोरर के पास ही रहता है। एंड हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है दैट्स क्रिएटेड ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा इन द फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर किसे कहते हैं? XYZ बैंक जिसने एक सिक्योर्ड लोन दिया है उसे हम कहेंगे कि इसका लोन सिक्योर्ड है बाय द वे ऑफ चार्ज ऑफ हाइपोथिकेशन, राइट? सो दैट इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। और ये किसके ऊपर क्रिएट किया जाएगा चार्ज? दैट्स क्रिएटेड ऑन द स्टॉक। मूवेबल आइटम होनी चाहिए ना, उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्रिएट किया जाएगा, राइट? अब ये चार्ज जो क्रिएट किया जाता है ये फ्लोटिंग चार्ज होता है क्योंकि वैल्यू अप डाउन होती जा रही है, स्टॉक की वैल्यू सेम थोड़ा रहेगी, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। सो दैट इज द सिनेरियो। अब एक चीज बताइएगा, अगर एक बैंक जो है वो 25% का मार्जिन रखता है कि 25% का मार्जिन स्टॉक के ऊपर रखते हुए हम लोन सैंक्शन करेंगे, तो 20 लाख के स्टॉक के ऊपर, 20 लाख के स्टॉक के ऊपर मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। 20 लाख का अगर लोन दिया जा रहा है तो कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है? अगर आपको पीपीबी के मॉड्यूल बी से रिलेटेड कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो लिखिएगा पीपीबी अपडेट्स या जेएआरबी अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। इन द मीन टाइम क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा और आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर के ऊपर। आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स विद यू एंड आपके साथ चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल एट iibf.info/app। सभी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं हमारे बैच में। सो यू कैन बी ज्वाइनिंग इन द बैच आल्सो, राइट? एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू ज्वाइन ओवर देयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन सिनेरियो अगर ऑनरशिप एंड हम 20 लाख की बात करते हैं, 20 लाख का स्टॉक है तो कितना लोन दिया जा सकता है अगर 25% का मार्जिन रखना है? सो बहुत इजी है, 25% ऑफ 20 लाख को कर दो तो 15 लाख का जो मार्जिन है वो किया जा सकता है, मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। अब जो मैक्सिमम लोन दिया जाता है ना बैंक के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द सैंक्शन लिमिट। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। वी से इट टू बी द सैंक्शन लिमिट कहा जाता है। सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम अमाउंट होता है जो ड्रॉ किया जा सकता है बोरोर के द्वारा किसी टाइम के ऊपर। नो अमाउंट कैन बी मोर देन द सैंक्शन लिमिट व्हिच कैन बी ड्रॉन इन द केस ऑफ द लोन। लोन के केस में ज्यादा अमाउंट ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते इन द केस ऑफ सीसी एंड ओडी। क्लियर है चीज? अब ये होगी सैंक्शन लिमिट। मान लो 2-3 महीने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करने गए तो ये स्टॉक की वैल्यू रह गई थी सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए की। यानी कि उस टाइम पर स्टॉक की वैल्यू जो थी वो 13 लाख रुपीज की थी। अब आपको तो बीइंग अ बैंकर एप्रोप्रिएट मार्जिन मेंटेन करना है। सो यूल बी लाइक आप 25% का मार्जिन मेंटेन कर लोगे एंड उसके हिसाब से नई लिमिट सेट कर दोगे कितने के ऊपर? 9,75,000 के ऊपर। 9,75,000 रुपए की आपने लिमिट सेट कर दिया जब आप दोबारा स्टॉक की इंस्पेक्शन करने के लिए गए। अब ये जो लिमिट बनी है ना, दिस इज अ ड्रॉइंग पावर। इसको हम डीपी कहते हैं, डीपी लिमिट कह देते हैं या ड्रॉइंग पावर कह देते हैं। यानी कि फिलहाल की कंडीशंस को देखते हुए जो मैक्सिमम अमाउंट ड्रॉ किया जा सकता है दैट इज सेट टू बी द ड्रॉइंग पावर। उसको ड्रॉइंग पावर कहते हैं एंड दिस इज 9,75,000 इन दिस केस राइट नाउ। तो वापस हाइपोथिकेशन के ऊपर आते हैं। हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों बोरोर के पास रहते हैं। एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है। इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर एक नोटिस दिया जाएगा रीजनेबल बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू द डेटर। और फिर जो है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है यानी कि लेंडर है वो स्टॉक का पोजेशन अपने पास ले लेगा, राइट? एंड दिस इज डिफाइंड अंडर द सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट जो है 2002 उसके सेक्शन 2N में डिफाइंड है। इन सेक्शन 2N हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड, राइट? क्लियर है? एंड अब एक चीज का डिफरेंस समझो। हाउ कम जो हाइपोथिकेशन है वो प्लेज से किस तरह से डिफरेंट है? नाउ प्लेज का चार्ज क्या होता है? नाउ लेट्स से किसी पार्टी ने गोल्ड लोन लिया। कौन सा लोन लिया? गोल्ड लोन लिया। अब गोल्ड लोन के केस में गोल्ड किसके पास रहेगा? गोल्ड को एज सिक्योरिटी यूज करते हैं ना, तो वो गोल्ड किसके पास रहता है? दैट विल बी विद द बैंक और विद द बोरोअर? दैट विल बी विद द बैंक। तो सिक्योरिटी किसके पास है इन केस ऑफ गोल्ड लोन? दैट इज विद द बैंक। तो ये हाइपोथिकेशन तो नहीं है क्योंकि हाइपोथिकेशन के केस में
जो पोजेशन होता है डेट इज विद द बोरोअर. सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, दिस इज अ प्लेज. अब प्लेज के केस में जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, मूवेबल गुड्स का, डेट इज विद द लेंडर, वो लेंडर के पास है. तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में यही डिफरेंस है. डेट इज इन द केस ऑफ प्लेज जो पोजेशन है that is with the lender, whereas in the case of the hypothecation the possession is with the borrower. That is a major difference, right? So how hypothecation is different in the case of mortgage. देखो मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है, मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दैट्स क्रिएटेड ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. जैसे बिल्डिंग के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, राइट? एंड फर्दर देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मॉर्गेज इज व्हाट? मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. एक्चुअल में प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, बट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. एंड मॉर्गेज एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट? एंड ओनरशिप किसके पास रहती है? मॉर्गेजर के पास रहती है, यानी कि बोरोअर के पास रहती है इन केस ऑफ द मॉर्गेज, राइट? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाइपोथिकेशन, प्लेज एंड मॉर्गेज. सो हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है, प्लेज भी मूवेबल गुड्स के केस में है, लेकिन मॉर्गेज जो होती है दैट इज इन द केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है. एंड फर्दर जो पोजेशन होता है हाइपोथिकेशन के केस में वो बोरोर के पास रहता है, प्लेज के केस में लेंडर के पास रहता है, और मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजर यानी कि बोरोर के पास रहता है, राइट? सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. Now let's have a look at the key features of the hypothecation. So hypothecation जो होती है वो किस केस में होती है? That is always in case of the movable assets. Possession is with the borrowers and ये equitable charge होता है, यानी कि ये enforceable है इक्विटी में, एंड फर्दर कोई लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, एंड इट कुड बी फ्लोटिंग और इट कुड बी फिक्स्ड. एंड हाइपोथिकेशन को वी आल्सो से इट टू बी इम्प्लाइड प्लेज. ध्यान रखेंगे, हाइपोथिकेशन को इम्प्लाइड प्लेज कहा जाता है. व्हाई, हाउ कम इट इज सेड टू बी इम्प्लाइड प्लेज? बिकॉज इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ तो लेंडर एक नोटिस देगा और उसके बाद पोजेशन ले लेगा उन गुड्स का, राइट, मूवेबल गुड्स का. सो हाउ देन इट विल बिकम द प्लेज, फिर ये प्लेज बन जाएगा. ठीक है जी. Now let's have a look at the pledge. Pledge के चार्ज को समझते हैं, which is defined under section 172 of the ICA, Indian Contract Act 1872 में सेक्शन 172 जो है उसमें डिफाइन किया गया है. और प्लेज होता है बेलमेंट ऑफ द गुड्स. प्लेज को हम क्या कहते हैं? इट इज अ बेलमेंट ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी फॉर द लोन. या जो डेप्ट लिया है उसको सिक्योर करने के लिए आपने एक बेलमेंट ऑफ गुड्स करी है, उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी अ प्लेज. अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बेलमेंट. अब ये ना कंसेप्ट सभी आपके कंसेप्ट ऑलरेडी मॉड्यूल बी के ही कंसेप्ट है, सो मेक श्योर कि ये सभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझें. बेलमेंट का कंसेप्ट क्या होता है? लेट्स से पर्सन ए है, इसका एक टीवी था और इसने रिपेयर करने के लिए दे दिया है पर्सन बी को, राइट? इसने टीवी को रिपेयर करने के लिए दे दिया पर्सन बी को. अब पर्सन ए उस केस में क्या कहलाएगा? एनीवन? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट. व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पर्सन ए? पर्सन ए को हम क्या कहेंगे अगर पर्सन ए ने अपना टीवी रिपेयर करने के लिए दिया है पर्सन बी को? सो एज पर द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, और लेट्स से द कस्टमर रिलेशनशिप विद द पर्टिकुलर रिपेयर मैन, तो क्या रिलेशनशिप होगा इस पर्सन का उसके साथ? द पर्सन ए विल बी द बेलर. पर्सन ए क्या बन जाएगा? पर्सन ए विल बी द बेलर, एंड जिसको गुड्स दी गई हैं वो बन जाएगा बेली, वो बन जाएगा बेली, राइट? नाउ इन केस ऑफ द एक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज अ जनरल लियन विच इज अवेलेबल. देयर इज अ जनरल लियन. एक जनरल लियन का राइट जो रहता है वो अवेलेबल रहता है. लियन का मतलब होता है कि आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो, राइट? सो हाउ कम दिस इज अवेलेबल? लेट्स से पर्सन बी कहता है कि 500 रुपए चार्जेस है, मैंने रिपेयर कर दिया आपका टीवी, 500 रुपए दो और अपना टीवी ले जाओ. पर्सन ए कहता है मैंने पैसे नहीं देने. तो पर्सन बी जो है वो इस टीवी को अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक इसका ड्यू अमाउंट उसको पे नहीं किया जाता. लेकिन हाँ, ये गुड्स को सेल नहीं कर सकता, इसके पास बेचने का अधिकार नहीं है. अंडर द जनरल लियन दिस राइट इज नॉट अवेलेबल. बैंकर लियन के तहत वो अधिकार अवेलेबल रहता है, लेकिन जनरल लियन के तहत ये अधिकार अवेलेबल नहीं रहता कि आप गुड्स को सेल कर पाएंगे. क्लियर है चीज? नाउ वापस से प्लेज पर आता है, तो बेलर बेली का कंसेप्ट पता लग गया. अब ये मान लो कि ये जो बेलर है ये है बोरोअर, दिस बेलर इज द बोरोअर,
और इस बोरोअर ने लोन लेने के पर्पज के लिए और उस लोन को सिक्योर करने के पर्पज के लिए अपना जो गोल्ड था वो रख दिया है बैंक के पास। तो बेली कौन हो गया? बेली वुड बी द बैंक, राइट? बैंक के पास अपना लोन सिक्योर करने के पर्पज के लिए क्या रख दिया है? गोल्ड रख दिया है। सो प्लेज क्या बन गया? प्लेज इज द एक्ट ऑफ बेलमेंट सो एज टू सिक्योर द लोन और द डेब्ट, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्लेज। तो वो क्या बन जाएगा? प्लेज बन जाएगा। अब इन चीजों के बदले में सिक्योरिटी रखते हुए बैंक ने एक लोन दे दिया है पर्सन ए को। सो चार्ज जो क्रिएट किया गया है वो प्लेज का चार्ज क्रिएट किया गया। अब गुड्स किसके पास है? गुड्स आर विद द बेली, यानी कि बैंक के पास है। और जब प्लेज का चार्ज क्रिएट हो जाता है तो रिलेशनशिप क्या रहेगा? द रिलेशनशिप विल बी द पाउनर एंड पाउनी। नाउ पर्सन ए वुड बी द पाउनी, नॉट सेट टू बी बेलर, क्योंकि लोन ले लिया ना उसने, तो उसको हम क्या कहेंगे? वी से द पर्सन टू बी पाउनर, राइट? एंड बैंक को क्या बोलेंगे? बैंक को हम कहेंगे पाउनी, बैंक विल बी पाउनी। और सिंपली वी कैन से प्लेजर प्लेजी, क्योंकि प्लेज का चार्ज किसने क्रिएट कराया? कस्टमर ने करवाया, तो वो प्लेजर है। और जिसके नाम में चार्ज क्रिएट हुआ है यानी कि बैंक जो है वो प्लेजी कहलाएगा। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इज दैट क्लियर टू यू? सो ओनरशिप जो रहती है प्रॉपर्टी की वो किसके पास रहेगी? हु विल बी हैविंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी? ओनरशिप जो है वो बोरोर की रहेगी। ओनरशिप विल बी रिमेनिंग विद द बोरोअर, वो बोरोअर के पास ही रहने वाली ओनरशिप। सिर्फ और सिर्फ जो पोजेशन है दैट इज विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, राइट? सो ओनरशिप बोरोअर की ही रहने वाली है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ओनरशिप इज विद द बोरोअर। ये ओनरशिप बोरोअर के पास ही रहेगी, राइट? एंड सिर्फ और सिर्फ जो पोजेशन होता है वो रहता है किसके पास? दैट इज विद द सिक्योर्ड लेंडर दैट पासेस। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है प्लेज के केस में, दैट इज एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स होना जरूरी है। या तो एक्चुअल डिलीवरी होगी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है कोई फिजिकल गुड्स को आपने ट्रांसफर नहीं किया, यानी कि कोई फिजिकल कस्टडी नहीं दी आपने गुड्स की। आपने क्या किया? लेट्स से जो गुड्स थे वो किसी पर्सन के पोजेशन में थे, आपने उस पर्सन को कह दिया कि भाई इस ये गुड्स अब इनकी है, अब इनके पोजेशन में है, ये मान लो, ठीक है? जैसे वेयर हाउस रिसीट होती है, तो वो क्या हो जाएगा? एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। लेट्स से कोई पब्लिक वेयर हाउस है, अब उसकी रिसीट पड़ी है एंड फर्दर वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, वो वेयर हाउस रिसीट बैंक को दे दी जाती है। अब बैंक के पास उसका पोजेशन आ गया, क्योंकि बैंक वो वेयर हाउस रिसीट शोकेस करते हुए पोजेशन ले सकता है ना उन गुड्स का, लेकिन एक्चुअल फिजिकल पोजेशन तो बैंक के पास नहीं गया ना। सो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दैट वुड बी द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब डिलीवरी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो आप सिंबॉलिक प्लेज के थ्रू कर सकते हो। वन, इट कुड बी रिलेटेड टू सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? नाउ इन केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी वी आल्सो से इट टू बी सिंबॉलिक प्लेज। हम इसको सिंबॉलिक प्लेज भी कहते हैं। लेट्स से किसी वेयर हाउस में सामान पड़ा और आप वेयर हाउस की चाबी जो है वो बैंक को दे देते हो, दैट्स अ सिंबल, क्योंकि आपने कीज को एज अ सिंबल दे दिया ना, तो वो सिंबॉलिक प्लेज हो जाएगी, दैट विल बी द सिंबॉलिक प्लेज। एंड बाय अटॉर्नमेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई कि पब्लिक वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा है, राइट? एंड वेयर हाउस मैन एक्नॉलेज कर देता है लेंडर को कि वो अब होल्ड करेगा आपके भी हाथ के ऊपर। यहां पर वेयर हाउस रिसीट नहीं थी, यहां पर क्या था कि एक पब्लिक वेयर हाउस है और जो यहाँ पर वॉचमैन है, यहाँ पर जो लेट्स से आपके पास वेयर हाउस मैन है, वो कह देता है अब मैंने बैंक के लिए होल्ड किया हुआ इन गुड्स को, दैट्स बाय अटॉर्नमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? बाय अटॉर्नमेंट कहते हैं। एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? जैसे लेट्स से कोई रेलवे रिसीट थी, रेलवे रिसीट थी, या लेट्स से कोई बिल ऑफ लीडिंग था। बिल ऑफ लीडिंग इज समथिंग जो शिप के थ्रू आपके पास सामान आ रहा है। अब वो सामान बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह लो होता है, राइट? एंड वो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन के पास होगा वो पोर्ट पे जाके वो सामान ले सकता है। तो वो आप एक रिसीट दे देते हो बस, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिल गया ना, जैसे वेयर हाउस रिसीट दे दी, वो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही होता है, राइट? सो दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट इज बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है जी? या एक्नॉलेजमेंट के थ्रू हो सकता है कि प्लेजर जो है यानी कि जो बोरोर है वो सिंपली एक्नॉलेज कर देता है कि अब बैंक के बिहाफ पर ये चीजें मेरे पास पड़ी हैं, कि बैंक के बिहाफ पर ये चीजें मेरे पास पड़ी हैं। इस तरह से भी दे सकता है। या फिर एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है, एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स या सर्कमस्टांसेस के बेस पर हो सकता है। लाइक
एक अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में है, क्लियरली ले डाउन कर रहा है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, ताकि पता लग जाएगा कि ये गुड्स किसको बिलोंग करती हैं, दैट वुड बी इट, राइट। दूसरा से भी हो सकता है। तो ये 5 तरीके हैं जिस तरह से डिलीवरी ऑफ गुड्स की जा सकती है फॉर द प्लेज पर्पस। और इस केस में चाहे मानो चाहे ना मानो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते आते हैं। सिंबॉलिक प्लेज, अटॉर्नमेंट के थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, या फिर कोई इम्प्लाइड अग्रीमेंट हो सकता है। लेट्स से आपस में कोई बातचीत हुई है, उसके थ्रू कोई अग्रीमेंट हो गया, वो चीज हो सकती है। वैसे प्लेज जो होता है दैट्स बेसिकली राइटिंग इन अग्रीमेंट, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। एंड उसी तरह से ले डाउन भी किया जाता है उसे, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, राइट। चलिए, अभी प्लेजी यानी कि बैंक के अधिकारों को जानते हैं। प्लेजी किसको कहते हैं हम? पाउनी को कहते हैं। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पाउनी लिखना देखने को मिल जाए, या फिर आपको प्लेजी लिखा हुआ मिल जाए, सो दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, कि हम बैंक की ही बात कर रहे हैं। सो प्लेजी जो होता है वो गुड्स को रिटेन करके रखता है जब तक डेट को रीपे नहीं किया जाता, या फिर जो परफॉर्मेंस था, बेसिकली प्रॉमिस था किसी परफॉर्मेंस को लेकर के, उसे परफॉर्म नहीं कर दिया जाता, तब तक प्लेजी जो है गुड्स को रिटेन करके रखता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड फर्दर वो सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए भी गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। जैसे आज की डेट में आपने लोन दिया 50,000 का, ठीक है, 50,000 का लोन दिया और आपके पास गोल्ड पड़ा था, आपने लोन दे दिया। फर्दर ये लोन खत्म होने वाला था, आपने एक और लोन दे दिया, लेट से 40,000 का एक लोन और दे दिया। तो अब सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए भी जो गुड्स को पहले प्लेज किया था उनको रिटेन करके रख सकते हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके कोई प्रीवियस जो डेट था उसको कवर्ड नहीं है, उसके लिए आप गुड्स को रिटेन नहीं कर सकते। मान लो पर्सन ए का पहले भी 1 लाख का कोई लोन चल रहा था, लेकिन गोल्ड आपने उस पर्पज के लिए नहीं लिया था, तो आप फिर 1 लाख के लोन के लिए उस गोल्ड को अपने पास रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डेप्ट होंगे, जब आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई मूवेबल गुड्स ली है, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो डेप्ट है उसके लिए आप उनको रिटेन करके रख सकते हो। सो दैट्स रिलेटेड टू द क्लोज ऑफ द सब्सिक्वेंट एडवांसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट वन। मेक श्योर कर लीजिए कि ये चीजें साथ के साथ नोट डाउन जरूर करते रहें, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। तो गुड्स जो होती हैं सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए इनको रिटेन किया जा सकता है। एंड प्लेजी जो होता है वो गुड्स को सेल भी कर सकता है एक ड्यू नोटिस देते हुए। यानी कि प्लेजर को नोटिस देना है और गुड्स को सेल भी किया जा सकता है, दैट कैन आल्सो बी डन। एंड फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू कि अगर आप गुड्स को प्रिजर्व करते हो और आपके प्रिजर्वेशन में कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द प्लेजर। प्लेजर से वो चार्जेस हम रिकवर कर सकते हैं। एंड लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होती है इन केस ऑफ प्लेज। प्लेज के केस में लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। लिमिटेशन बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन 1961 ये कहता है कि आपके पास लीगल राइट नहीं रहेगा एनफोर्समेंट के लिए इन केस अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो जाती है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्लेज। प्लेज के केस में कोई भी किसी भी तरह की जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। सो देर इज नो लिमिटेशन पीरियड। इवन अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो भी गई है तो भी आप अपना प्लेज का जो राइट है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो वरी इन दैट। फर्दर बैंक की प्लेज का एक ओवरराइडिंग इंपैक्ट होता है बाकी सभी चार्जेस के ऊपर। लेट्स से कोई और चीज है तो बैंक की प्लेज सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, राइट। सो दैट्स द केस, ठीक है। सो दीज आर द राइट्स ऑफ द प्लेज। फर्दर हाइपोथिकेशन और प्लेज में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन इज वर्थ, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन पोजेशन इज विद द बोरोअर। प्लेज के केस में हाइपोथेटिकल जो पोजेशन होता है दैट इज विद द लेंडर, वेयर इज इन द केस ऑफ हाइपोथेटिकेशन पोजेशन इज विद द बोरोअर। एंड कंट्रोल ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी चीजें आपके पास हैं। एंड एनफोर्समेंट राइट टू सेल अवेलेबल है। और इन हाइपोथेटिकेशन कंट्रोल लिमिटेड है। एनफोर्समेंट के लिए लीगल प्रोसेस चाहिए। एंड हाइपोथेटिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इम्प्लाइड प्लेज। हाइपोथेटिकेशन को हम कहते भी क्या है? वी से इट टू बी इम्प्लाइड प्लेज, क्योंकि बाद में नोटिस देना पड़ेगा और आप फिर गुड्स को अपने पोजेशन में ले सकते हो। That can be done there. Clear है? Now, after that, it is related to the lien. After that, it's related to the lien. तो lien के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. That's related to the lien. So, let's have a look at it. So, lien क्या होता है? Right to retain the goods. Like I told you just, मैंने आपको बताया ना, पर्सन ए का टीवी था, रिपेयर करने के लिए दे दिया पर्सन बी को। अब पर्सन ए है यहाँ पर बेलर, पर्सन बी है बेली, और टीवी यहाँ पर पर्सन बी को दे दिया है रिपेयर के लिए। इसने बोला 500 रुपए लो, 500 रुपए हो गए रिपेयर के और ले जाओ।
ये कहता है मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो पर्सन बी टीवी को रिटेन कर सकता है बाय द राइट ऑफ लियन। तो जो क्रेडिटर है जिसने पैसे लेने हैं, राइट, वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक उसको वो पैसे नहीं मिल जाते। लियन बेसिकली अराइज होती है बाय दी ऑपरेशंस और लॉ ऑफ, बेसिकली ऑपरेशंस ऑफ लॉ के थ्रू होगी या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी, लेकिन अग्रीमेंट फॉर सिक्योरिटी के थ्रू नहीं होती है। लियन, सिंपल लियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकर्स लियन। लियन जो होती है बेसिकली नॉट, ये कभी भी अराइज इस तरह से नहीं होगी, एक सिक्योरिटी के तहत अराइज नहीं होगी, एक ऑपरेशंस के थ्रू होती है या लॉ के थ्रू होती है अराइज, राइट। अगर हम लियन की टाइप के बारे में बात करते हैं, लियन इज ऑफ टू टाइप्स, या तो एक पर्टिकुलर लियन है या फिर होती है जनरल लियन। either it is a particular lien or it is a general lien. Now what do you mean by the particular lien? पर्टिकुलर लियन लाइक एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या डेप्ट को लेकर के जब आप चीजों को रिटेन करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी पर्टिकुलर लियन। लाइक इन द केस आई जस्ट टोल्ड यू कि आपने एक टीवी के बदले में सिर्फ चीज सामान पैसे लेने थे, उसके लिए जस्ट आपने रख लिया अपने पास, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी अ पर्टिकुलर लियन, उसको पर्टिकुलर लियन कहते हैं। और जनरल लियन क्या होती है कि आप गुड्स को सभी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर रिटेन कर सकते हो, दैट विल बी सेड टू बी जनरल लियन, फिर उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी जनरल लियन, ठीक है। तो बैंक की जो लियन होती है दैट्स अ जनरल लियन, उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी द जनरल लियन। अच्छा, इसी तरह से ना एक कंसेप्ट होता है, that concept is related to the negative lien. Anyone, what do you mean by the negative lien? What do you mean by negative lien? Very much important. तो मैं आपको नेगेटिव लियन के बारे में समझा देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन में डेफिनेटली आ भी सकता है। नेगेटिव लियन, अगर तैयारी अभी भी आपको नहीं पता है कि जेआरबी की तैयारी कैसे करनी है, पीपीबी को लेकर के, एएफएम को लेकर के, मेक श्योर कीजिएगा एक हमारा 29-30 मिनट्स का सेशन है, संडे को क्लास हुई थी, उसको गो थ्रू कर ले, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। चलो मैं आपको नेगेटिव लियन के बारे में बताता हूँ। देखो, नेगेटिव लियन जो होती है ना, वो एक नॉन पोजेसरी चार्ज है, यानी कि आपके पास पोजेशन नहीं होएगा। जैसे हम कंसीडर करते हैं पर्सन ए है, पर्सन बी है। अब जब हमने टीवी वाली बात भी करी तो टीवी का पोजेशन किसके पास था, यहाँ पर ये पर्सन ए है जिसने पैसे देने हैं, और पर्सन बी है जिसने पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेने हैं। तो हम पोजेशन किसके पास मान रहे थे, उस केस में हम मान रहे थे कि पर्सन बी के पास गुड्स का पोजेशन है। बट नेगेटिव लियन के केस में पर्सन बी के पास गुड्स का पोजेशन नहीं है, पर्सन बी के पास गुड्स का पोजेशन नहीं है। लेट्स से अब हम पर्सन बी की जगह पर हम कह देते हैं कि ये बैंक है, ये बैंक है। अब ये कह देता है इसने पैसे दे दिए पर्सन ए को, बैंक ने लोन दे दिया पर्सन ए को, और पर्सन ए ने गुड्स नहीं दिए, ठीक है, यानी कि कोई भी पोजेशन जो है वो बैंक के पास नहीं है सिक्योरिटी का। लेकिन अब एक चार्ज क्रिएट करना है, या तो नेगेटिव लियन करेगी, नेगेटिव लियन भी काइंड ऑफ मोरल कमिटमेंट। नेगेटिव लियन वुड बी अ कमिटमेंट, जो कमिटमेंट या अंडरटेकिंग दी जाएगी बोरोर के द्वारा। सो बोरोर ये बोल देगा कि भाई मैं ये वाली गुड्स को, स्पेसिफिक गुड्स मेंशन कर देगा, ये वाली गुड्स को तब तक नहीं सेल करूंगा जब तक मैं आपका लोन वापस नहीं कर देता, एक कमिटमेंट दे देगा। सो कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ना आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करनी है, ना सही में रजिस्ट्रेशन करनी है। सो जहां कहीं क्लीन एडवांस दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट दी जाती है, या शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है, जहां पर फॉर्मल सिक्योरिटी काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके केस में नेगेटिव लियन का चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। देयर द नेगेटिव लियन चार्ज कैन बी क्रिएटेड, इन दैट सिनेरियो ओनली द नेगेटिव लियन चार्ज कैन बी क्रिएटेड। क्लियर हो गया। सो नेगेटिव लियन के केस में कोई एज सच पोजेशन नहीं होता बैंक के पास, यानी कि लेंडर के पास, यानी कि क्रेडिटर के पास। सिर्फ एक कमिटमेंट दी जाती है बाय द डेटर, ठीक है, जो डेटर है वो एक कमिटमेंट देता है कि भाई मैं इन गुड्स को बेचूंगा नहीं, स्पेसिफिक गुड्स है, इनको सेल नहीं करूंगा, डेट इज इट। ठीक है जी। चलिए, अभी बात आती है रिलेटेड टू द बैंकर्स लियन। तो नेगेटिव लियन का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अभी नेगेटिव बैंकर्स लियन के बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैंकर्स लियन, एनीवन, एंड बैंकर लियन किस तरह से डिफरेंट है। तो सिंपल सा आपको मैं एक फंडा बताता हूँ। जनरल लियन के केस में या नॉर्मल लियन के केस में आई जस्ट टोल्ड यू कि यू आर हैविंग नो राइट कि आप सेल कर पाओ गुड्स को, आप रिटेन कर सकते हो, जैसे वो पर्सन टीवी वाला भी था। मैंने आपको बताया कि वो भाई टीवी को रिटेन करके रख सकता है, इफ यू वांट्स टू रिटेन द टीवी, जब तक पैसा नहीं आता तब तक टीवी को रिटेन कर ले, लेकिन वो बेच नहीं सकता। राइट टू सेल अवेलेबल नहीं होता इन केस ऑफ जनरल लियन।
सो बैंकर लियन जो होती है वो एक लीगल राइट होता है जो बैंकर को मिलता है कि भाई आप कस्टमर की गुड्स का पोजेशन रख सकते हो, सिक्योरिटी का पोजेशन रख सकते हो, राइट, जब तक आपके बैंक के पास में है, एंड उनसे सेल भी कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो बी सेलिंग इट, राइट। सो सेक्शन 171 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बैंकर को एक जनरल लियन बेसिकली राइट प्रोवाइड करता है। सो बैंकर जो है वो रिटेन भी कर सकता है, एंड फर्दर राइट टू सेल भी अवेलेबल रहता है सर्टेन कंडीशंस के अंदर, वो राइट अवेलेबल रहता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैंकर्स एक जनरल लियन का राइट अवेलेबल एंजॉय करते हैं। सो पर्टिकुलर लियन के केस में सेल नहीं कर सकते, राइट, लेकिन आप किसी गुड्स को रिटेन करते हो जनरल बैलेंस ड्यू के लिए, वो बैंक के पास वो भी राइट अवेलेबल है, और बैंक के पास सेल करने का अधिकार भी अवेलेबल है, दैट इज आल्सो अवेलेबल। क्लियर है चीज? सो दैट इज अ बैंकर्स लियन, इसको बैंकर लियन कहते हैं, राइट। तो इसके लिए कोई सेपरेट अग्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइक किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, राइट, एंड फर्दर राइट टू सेल बैंक के पास अवेलेबल रहेगा। अब कौन सी चीज के ऊपर बैंकर लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता? लेट्स से अगर कस्टमर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स को रख के गया या चेक को रख के गया कस्टमर के पास, तो बैंक वहां पर बैंकर लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पहली चीज, अगर मान लो कोई बंदा गलती से अपने डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज भूल गया बैंक में, बैंक उसके ऊपर बैंकर लियन अपने नहीं जमा सकता। अगर कस्टमर ने सेफ कस्टडी में रखे, लॉकर में रखा, सेफ डिपॉजिट में रखी कोई आइटम, उसके ऊपर बैंकर लियन का राइट नहीं चलेगा। सो बैंकर लियन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बैंकर लियन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, वो बैंक का एक अधिकार है। लेट्स से अब एक कस्टमर का लोन चल रहा है, एक लोन चल रहा है, कोई टर्म लोन था, एंड वो टर्म लोन में 2 लाख रुपए ओवरड्यू हो गया, 2 लाख रुपीज आर ओवरड्यू, राइट, एंड इसकी एक फिक्स डिपॉजिट चल रही है, एक एफडी चल रही है इसकी 5 लाख रुपए की, 5 लाख की एक एफडी चल रही है। तो एफडी के ऊपर क्या लियन का चार्ज लगेगा? देखो बहुत बार ना हम इस चीज को मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि जब डिमांड लोन दिया जाता है तो लियन क्रिएट की जाती है। नो, लियन मार्क की जाती है, ध्यान से समझना वर्डिंग को। इन केस व्हेन द डिमांड लोन इज सैंक्शनड, एफडी के ऊपर लियन मार्क की जाती है कि भाई ये पर्सन के, हमने आइटम के ऊपर लियन मार्क कर दी कि ये पर्सन इस एफडी को ले नहीं सकता, तुड़वा नहीं सकता बैंक की मंजूरी के बिना। लेकिन जो चार्ज क्रिएट होता है, दैट्स बेसिकली असाइनमेंट का चार्ज। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में भी आता है, एफडी के केस में चार्ज कौन सा क्रिएट होता है? असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट होता है। लेकिन मार्क क्या करते हैं? लियन मार्क करते हैं। अब यही चीज मैं आपको यहां पे समझाने वाला था कि पर्सन का लोन चल रहा है, लोन चल रहा है, 2 लाख रुपए ओवरड्यू हो गया या चल रहा है वहां पर, तो लियन अगर मार्क की हुई तो रिकवरी बैंक यहां से कर सकता है। अब ये एफडी गलती से थोड़ा ना बोला है, बैंक के पास एफडी पड़ी है, चल रही है, तो बैंक जो राइट है लियन का उसे आजमा सकता है इस एफडी के ऊपर। क्लियर है पार्ट? चलिए, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द राइट ऑफ सेट ऑफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ सेट ऑफ? राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? बहुत बहुत मजेदार कंसेप्ट है। राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में ना, बैंक का एक सुपीरियर ओवरराइडिंग ये राइट है, ओवरराइडिंग राइट है, किसी भी कानून से पहले ये राइट चलता है, एंड इसमें लिमिटेशन होती नहीं है किसी भी तरह की, राइट, एंड बहुत ही बढ़िया चीज रहती है। किस तरह से? जैसे लियन के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसी तरह से राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती, प्लेज के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। नाउ लेट्स टेक द केस कि कस्टमर का एक सेविंग फंड अकाउंट चल रहा है जहां पर इसका बैलेंस पड़ा है 12,300 रुपए का, राइट, और इसका एक टर्म लोन अकाउंट चल रहा है जिसमें अमाउंट ड्यू हो चुका है। माइंड माय वर्ड्स, अमाउंट ड्यू हो चुका है, द अमाउंट इज नाउ ड्यू। लेट्स से ₹20,000 ओवर ड्यू है, ₹20,000 ओवर ड्यू है, जो पैसे पे करने थे लेकिन अभी पे नहीं किए हैं, वो ₹20,000 है, दोज आर अमाउंटिंग ₹20,000, राइट। Now I'm not talking about कि कोई फ्यूचर अमाउंट को रिकवर करना था, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, विच इज नाउ ड्यू, जो बैंक का रिकवरी करने वाला पड़ा है, राइट। अब इस केस में एक साइड पर जहां पर सेविंग फंड अकाउंट है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है? द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज, बैंक इज डेटर, क्योंकि बैंक ने सेविंग के केस में पैसे वापस करने हैं और कस्टमर ने पैसे लेने हैं, तो बैंक कस्टमर होगा क्रेडिटर। और टर्म लोन के केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा?
टर्म लोन के केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वुड बी, बैंक ने पैसे उधार पर दिए हैं तो वो क्रेडिटर हो गया और कस्टमर हो गया डेटर। तो राइट ऑफ सेट ऑफ के लिए ये कड़ी बनना, ये स्टेप होना काफी ज्यादा जरूरी है। दिस स्टेप इज मस्ट, that there must be a dual relationship where in one position the bank is debtor and in the other position the bank is creditor, right? So अगर ये चीज पूरी हो रही है और डेप्ट ड्यू हुआ है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं, राइट? सो इन दिस सिनेरियो जो बैंक है वो 12,300 को डेबिट करते हुए 20,000 में रिकवरी अमाउंट डाल सकता है। दैट कैन बी डन। एक नोटिस दोगे आप रीजनेबल एंड उसके बाद आप रिकवर कर सकते हो अमाउंट को, राइट? दैट इज बेसिकली राइट ऑफ सेट ऑफ। इस चीज को हम क्या कहते हैं? वी से टू बी राइट ऑफ सेट ऑफ। तो कंडीशन क्या रहती है? सो एज आई टोल्ड यू, म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप मस्ट बी देयर, जरूरी है। एक कंडीशन ऐसी जहां पर बैंक डेटर, एक कंडीशन ऐसी जहां पर बैंक क्रेडिटर, एंड अमाउंट ड्यू होना जरूरी है, पेबल होना जरूरी है, एंड प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है, एडिक्वेट नोटिस देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐसा ना हो ना कस्टमर ने चेक लगाया हो और वो उसका डिसऑनर हो जाए, राइट? सो दैट इज एक्चुअली मस्ट। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एप्रोप्रिएशन। नो, एप्रोप्रिएशन को अगर मैं सिंगल आपको कंसेप्ट के साथ समझाऊं ना, एप्रोप्रिएशन इज लाइक, यहां पर है कस्टमर एक्स और ये है बैंक में, एबीसी बैंक है, यहां पर ही आता है, इसका लोन अकाउंट चल रहा है, एक चल रहा है लोन L1 और दूसरा चल रहा है लोन L2 और सेविंग फंड अकाउंट है। अब कस्टमर आया, कस्टमर ने पहला केस ले रहे हैं, कस्टमर ने 50,000 रुपए जमा करवाए। वो कहता है जी मेरे L2 में डाल दो 10,000, ठीक है, और सेविंग फंड में डाल दो 40,000। चाहे L1 में लोन अमाउंट ड्यू था, अब क्योंकि उसने एक डायरेक्शन दे दी और बैंक ने वो डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक नाउ कि बैंक को वो चीज माननी पड़ेगी, कि बैंक को उस चीज को मानना पड़ेगा। भाई काउंटर पर वो बंदा पैसे जमा करवा के गया है, वो कह रहा है कि भाई वो पैसे सेविंग फंड अकाउंट में 40 डालो और लोन अकाउंट में इतने डाल दो, तो बैंक जैसे कस्टमर बोल के गया वैसे ही पैसे बैंक को जमा करने पड़ेंगे। दैट इज एक्चुअली फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अब वो आया बैंक में लेकिन वो बोल के नहीं गया, वो जस्ट पैसे दे गया, तो बैंक अब अपनी मर्जी से पैसे जो भी अकाउंट में डालना चाहे डाल सकता है। बैंक को लगता है लोन L1 में ज्यादा रिकवरी है, वहां रिकवर कर ले, L2 में ज्यादा रिकवरी है, वहां रिकवर कर ले, राइट? अब बात आती है तीसरी, ना बैंक को पता चला ना कस्टमर को पता चला, दोनों में इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है, तो पैसे कैसे जमा होंगे? जो क्रोनोलॉजिकल मैनर में सबसे पुराना डेप्ट होगा उसमें सबसे पहले अमाउंट जाएगा। सो बी इज रिलेटेड टू वेयर नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन। ए था जहां पर फिक्स इंस्ट्रक्शन दी है, सो जहां पर इंस्ट्रक्शन दी है वहां पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलोगे। जहां इंस्ट्रक्शन है ही नहीं तो बैंक अपने हिसाब से चल सकता है। एंड जहां पर ना बैंक कुछ कर रहा है ना कस्टमर कुछ कर रहा है, वहां पर क्रोनोलॉजिकल मैनर में जो लोन सबसे पहले ड्यू था उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसमें अमाउंट पहले जाएगा, ठीक है? सो सेट ऑफ जो है वो कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। मैंने आपको बताया सेट ऑफ जो था उसके बारे में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ रिलेटेड एप्रोप्रिएशन। सो सेट ऑफ इज रिलेटेड टू जहां पर आप एडजस्टमेंट करते हो, आपका अमाउंट ड्यू था उसको रिकवर कर लेते हो। एंड एप्रोप्रिएशन भी राइट है, बट एप्रोप्रिएशन इज रिलेटेड टू जहां पर आप अमाउंट को अप्लाई करते हो टुवर्ड द पर्टिकुलर अकाउंट्स, तो किस तरह से अप्लाई करोगे उसका एक पॉइंट है, उसका एक फिक्सचर। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? नाउ further it's related to mortgage. Now what do you mean by mortgage? Mortgage is transfer of interest in the immovable property so as to secure the loan amount. यहां पर है केस रिलेटेड टू पर्सन ए। पर्सन ए ने हाउसिंग लोन लेना है और हाउसिंग लोन लेने के लिए उसने एक बिल्टअप हाउस लिया है, राइट? एंड वो इसको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड आगे करना चाहता है और XYZ बैंक को वो सिक्योरिटी देना चाहता है। तो पर्सन ए जो है वो क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी यानी कि इमोबल प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर देगा विद द बैंक। सो हियर वी आर हैविंग द बैंक एंड हियर वी आर हैविंग द कस्टमर। सो ए इज गोइंग टू बी द डेटर जिसने पैसा उधार पर लेना है और बैंक जो है वो है क्रेडिटर जिसने पैसा देना है। सो ए जो है यानी कि डेटर जो है वो एक चार्ज क्रिएट करवाएगा इन द फेवर ऑफ बैंक। सो ए विल बी द मॉर्टगेजर। सो मॉर्टगेजर इज अ बोरोअर और जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है उसको कहते हैं हम मॉर्टगेजी। दैट इज सेड टू बी द मॉर्टगेजी। तो पर्सन बैंक यहाँ पर मॉर्टगेजी है और बोरोअर जो है यहाँ पर दैट इज अ मॉर्टगेजर, राइट? सो एज टू सिक्योर द लोन, जो लोन दिया गया था यानी कि मॉर्टगेज अमाउंट जो है, मॉर्टगेज डेप्ट जो है उसको सिक्योर करने के लिए मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया गया है, दैट इज मॉर्टगेज।
अब मॉर्गेज की केस में वी आर हैविंग द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। वी आर हैविंग द सिंपल मॉर्गेज जिसको हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी कहते हैं। वी आर इन द कंडीशनल मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज एंड एनॉमलस मॉर्गेज, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास रिलेटेड टू द मॉर्गेज। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटेड टू द इक्विटेबल मॉर्गेज। कौन सी मॉर्गेज? इक्विटेबल मॉर्गेज, क्योंकि सबसे ज्यादा चलती भी इक्विटेबल मॉर्गेज है ना। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में क्या होता है कि जो टाइटल डीड्स होती हैं, टाइटल डीड्स आर रिलेटेड टू व्हाट, कि जो ओनरशिप के कागज होते हैं ना, जो ओनरशिप के कागज है वो आप दे देते हो, दोज आर बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो लेंडर को यानी कि मॉर्टगेजी को आप दे देते हो ताकि प्रॉपर्टी के ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर लो, राइट। तो ये कागज जो है प्रॉपर्टी के ओनरशिप के वो दे दिए जाते हैं बोरोर के द्वारा लेंडर को यानी कि बैंक को। और जो बोरोर है वो ऑरली ये कंफर्म भी करता है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कराना चाहता है सो एज टू सिक्योर द डेट। सो इक्विटेबल मॉर्गेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मॉर्गेज कहते हैं। एंड इसमें कोई लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होता है इक्विटेबल मॉर्गेज को क्रिएट कराने के लिए, और रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होती है, तो काफी इजी प्रोसेस रहता है। एंड इस केस में जो स्टैंप ड्यूटी है, चार्जेस है, वो भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम रहते हैं। अब इन जनरल अगर हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज की बात करें तो उसके केस में चार्जेस हाई रहते हैं, लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में जो चार्जेस है दोज आर नॉट दैट मच हाई, राइट। सो दैट्स द केस ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज। और इसको ना कुछ एक और नाम से जानते हैं, वी आल्सो से टू बी द इम्प्लाइड मॉर्गेज। इसको हम इम्प्लाइड मॉर्गेज या हम कंस्ट्रक्टिव मॉर्गेज भी कहते हैं। अब इस केस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, करवा सकते हैं एंड बैंक आजकल करवाते भी हैं। फर्द के ऊपर आपने देखा होगा ना, चार्ज रजिस्टर करवा लिया, करवाते हैं आजकल, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। बैंक के लिए एक अलग से पॉइंट है, सेफ्टी पॉइंट के लिए वो करवाते हैं। देन द सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू द सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज जिसको हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहते हैं, उस केस में क्या रहेगा? अब इस केस में क्या रहता है कि आप सिंपली रजिस्टर करवा देते हो, यानी कि मॉर्गेज को आपने रजिस्टर करवा लिया विद द रजिस्ट्रार एंड स्टैंप ड्यूटी और पे कर दिया आपने। एंड जो मॉर्गेजर है यानी कि जो बोरोअर है वो अपने आप को पर्सनली लायबल भी बना लेता है। इस केस के मॉर्गेज में बोरोअर अपने आप को पर्सनल एक बाइंडिंग कर लेता है अपनी, कि मैं अपने आप को बाइंड कर रहा हूं कि मैंने पैसे वापस करने हैं, और इनकेस अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो आप ये प्रॉपर्टी को सेल कर देना, कोर्ट में जाना और प्रॉपर्टी को सेल कर देना, राइट। सो पोजेशन किसके पास रहेगा इस केस में? हु विल बी हैविंग द पोजेशन? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, पोजेशन जो है वो मॉर्टगेजर के पास ही रहेगा। पोजेशन मॉर्टगेजर के पास ही रहता है, चाहे मैं सिंपल मॉर्गेज की बात कर रहा हूं, चाहे मैं इक्विटेबल मॉर्गेज की बात कर रहा हूं, पोजेशन इज विद द बोरोर। बोरोर के पास सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर होता है। इवन ओनरशिप जो होती है वो भी किसके पास रहती है? दैट इज आल्सो विद द बोरोर। वो भी बोरोर के पास है, यानी कि मॉर्गेजर के पास ही है, राइट। द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द इंग्लिश मॉर्गेज। नाउ इंग्लिश मॉर्गेज के केस में जो ओनरशिप होती है दैट इज ट्रांसफर्ड, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द मॉर्गेज। तो ये ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप इंग्लिश मॉर्गेज के केस में किसके पास? मॉर्गेजी के पास। मॉर्गेजी यानी कि लेंडर के पास चलेगी ओनरशिप। अब यहां पर भी जो बोरोर है वो अपने आप को पर्सनली लायबल मान लेता है कि मेरी लाइबिलिटी है और मैंने पैसे वापस करने हैं। और इन केस अगर लेकिन मैं पैसे वापस कर देता हूं तो आप ये रीट्रांसफर कर देना प्रॉपर्टी की ओनरशिप को मेरे नाम पे। दैट इज अ इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक है, उसे इंग्लिश मॉर्गेज कहते हैं। फिर होती है एक मॉर्गेज की टाइप जिसमें यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज है ना। यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि पोजेशन किसके पास है? मॉर्टगेजर के पास है। लेकिन यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जो पोजेशन रहेगा, जो पोजेशन है वो मॉर्टगेजी के पास रहेगा, यानी कि लेंडर के पास रहेगा। एंड इन केस अगर कोई इनकम भी होनी है, लेट्स से मॉर्टगेजी की जो ये प्रॉपर्टी है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, उसमें टेनेंट्स रह रहे हैं, किराएदार है, तो वहां से जो इनकम आएगी उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? दैट विल बी विद द मॉर्टगेजी इन केस ऑफ द यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, यू शुड बी नोइंग। सो इंग्लिश मॉर्गेज के केस में ऑनरशिप रहती है मॉर्गेजी के पास, जबकि इन द केस ऑफ द यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज जो पोजेशन है दैट इज विद द मॉर्गेजी। एंड देन इट इज अ कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नाउ ये जो मॉर्गेज है ना, दैट सीम्स लाइक अ सेल बट दिस इज एन ऑस्टेंसिबल सेल। दिखने के लिए लगेगी सेल है लेकिन एक्चुअल में सेल होती नहीं है, लगती है सिर्फ। और सेल ये ऑस्टेंसिबल सेल होती है, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा। बट ये सेल क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट बन जाएगी इन केस इफ देयर इज अ डिफॉल्ट। इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ
तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल थी दैट विल बिकम द एब्सोल्यूट सेल, वो सेल एब्सोल्यूट बन जाएगी और फिर ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, अगर एब्सोल्यूट हो गई तो वो मॉर्टगेजी के पास चली जाएगी। अदरवाइज वो दिखती है सिर्फ कि भाई ये सेल लग रही है लेकिन सेल होता नहीं है, सेल होती नहीं है। एंड जो राइट ऑफ आपके पास फोरक्लोजर है, राइट ऑफ फोरक्लोजर दैट इज अवेलेबल ओनली इन द केस ऑफ कंडीशनल सेल, वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सेल के केस में ही अवेलेबल रहता है। क्लियर है? सो देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इक्विटेबल मॉर्गेज इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज जो कि बैंक्स में की जाती है, नोटिफाइड एरियाज में की जाती है, राइट। एंड इसमें टाइटल डीड्स को दे दिया जाता है और जो मॉर्गेजर है वो ऑरली ये कहता है कि भाई मैं अपने लोन को यहाँ पर सेफगार्ड करना चाहता हूँ। एंड इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह काफी कम होती है और लीगल इन्वॉल्वमेंट काफी कम है एंड काफी बेटर है, राइट। एंड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, दैट्स ऑप्शनल। बट इन द केस ऑफ द सिंपल मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन इज मस्ट एंड बोरोर जो होता है वो अपने आप को पर्सनली लायबल मानता है। एंड इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है तो फिर उसके केस में जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास, विद द मॉर्गेज, वो ट्रांसफर हो जाएगी उस केस में। फिर आती है कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में अग्रीमेंट देख के लगेगा कि ये सेल हो गई है प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल में वो सेल नहीं होती है, दैट्स एन ऑस्टेंसिबल सेल, सिर्फ दिखावा होता है एक, राइट। बट इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ मॉर्गेजर के द्वारा तो फिर वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि ओनरशिप चल जाएगी मॉर्गेजी के पास। फिर होती है यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। अदरवाइज जो पोजेशन होता है वो मॉर्गेजर के पास होता है, लेकिन यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जो पोजेशन है दैट इज विद द मॉर्गेजी, वो मॉर्गेजी के पास रहता है। फर्दर इंग्लिश मॉर्गेज है। इंग्लिश मॉर्गेज के केस में प्रॉपर्टी को पहले से ही ओनरशिप को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ द मॉर्गेजी। मॉर्गेजी के पास पहले ही पोजेशन, नॉट पोजेशन बट ऑनरशिप चली जाती है। एंड इन केस अगर पैसा रीपे कर दिया जाता है इन फुल, फिर ओनरशिप को दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द मॉर्गेजर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। जो सिक्स्थ मॉर्गेज है दैट्स एनॉमलस मॉर्गेज, दैट इज कि अगर ये पांचों में से कोई भी टाइप नहीं है तो उस मॉर्गेज को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द एनॉमलस मॉर्गेज, राइट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने फ्रीली एंड टोटली कवर किया है।